जब अभियान से वापस लौट रहा था पूरा डीआईजी का दस्ता, तब पिकअप वैन के ठीक नीचे क्योंकि बिछाया गया था लैंडमाइन और इसी के लिए वो जो बारूदी सुरंग है उसमें ब्लास्ट किया गया और गाड़ी पलट गई और जबरदस्त नुकसान हुआ है। आपको बताएं 11 जवान शहीद हुए हैं। जो ड्राइवर उस गाड़ी को चला रहा था उसकी भी जान चली गई है और इस पर पूरे देश में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बताएं सियासी गलियारों से भी हमको प्रतिक्रिया मिल रही है, एक के बाद एक तमाम लोग अफसोस जता रहे हैं और यही कह रहे हैं कि नक्सलवाद बहुत बड़ी चुनौती है देश के सामने और जल्द ही इसका खात्मा होना बहुत जरूरी है। किस तरह से घात लगाकर बैठे थे नक्सली, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले राज्य के सीएम भूपेश बघेल ने इस पर क्या कहा है, किस तरीके से उन्होंने ये कहा है कि ये बेहद कायराना हरकत है और किसी भी नक्सली को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने बहुत अहम बात कही, उन्होंने कहा नक्सलवाद के खिलाफ ये निर्णायक मोड़ पर हमारा जो हमारी कोशिश है, हमारा अभियान है वो पहुंच चुका है और यही वजह है कि जो बौखलाहट है उनकी वो इस तरीके से सतह पर आ रही है और इसीलिए इस तरह के कायराना हमले किए जा रहे हैं। देखिए उनकी प्रतिक्रिया। अरनपुर क्षेत्र में पूर्व हिडमा इलाका में दरबार विष्णु माओवादी कैडर्स का उपस्थिति की सूचना पर दंतेवाड़ा डीआईजी द्वारा एक अभियान संचालित की गई थी। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौटा थे। इस दौरान अरनपुर एवं समेली के बीच में डीआईजी गाड़ी को आईडी के माध्यम से माओवादी द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन आईडी के चपेट मार गए थे। उसमें 10 डीआईजी जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर कुल 11 लोग का शहादत हो गई। जानकारी है और ये बेहद दुखद है और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। और इस पर और विस्तार से बातचीत की मीडिया से गृह मंत्री ने बिल्कुल साफ कर दिया कि किस तरीके से ऑपरेशन में कामयाबी के बाद लौट रहे थे हमारे जवान और उन पर घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने हमला कर दिया और इसके क्या इसके बाद इसके मायने क्या है और कितनी बड़ी ये चुनौती हो सकती है। और साथ ही साथ क्योंकि अमित शाह ने खुद फोन कर इसके बाद बात की थी राज्य के सीएम भूपेश बघेल से और हर मुमकिन सहायता का केंद्र की तरफ से आश्वासन भी दिया था, तो उसके बारे में भी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कुछ बातें बेहद कॉन्फिडेंशियल होती है, उनका जिक्र फिलहाल हम नहीं कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री की ही मैं बात कर रही हूं आपसे, उन्होंने कैसे कहा कि कुछ बातें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, यानी कि जो बातचीत हुई है फोन पर अमित शाह और भूपेश बघेल से उसके बारे में उन्होंने क्या जानकारी दी है, आपको दिखाते हैं। क्षेत्र का मामला है, वहाँ कुछ दूरी में नक्सली छिपे होने की गोपनीय जानकारी थी। डीआरजी के जवान रवाना किए गए थे, सर्चिंग के बाद लौट रहे थे तो आईडी ब्लास्ट किया गया है जिसमें 10 जवान और एक ड्राइवर की मृत्यु हुई है। कुल 11 लोगों की शहीद हुए हैं 11 लोग, ऐसी जानकारी अभी मिल रही है। दंतेवाड़ा जिला के अरनपुर में जो नक्सली हमले में 11 नौजवानों के शहीद होने का समाचार मिला है, ये समाचार अत्यंत हृदय विदारक है, दुखद है और इस घटना की जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए वो कम है। मैं वीर शहीदों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। देखिए नक्सली समस्या बहुत बड़ी समस्या है, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। अब सिर्फ निंदा करने भर से काम नहीं चल पाएगा, अब एकजुट होना पड़ेगा, केंद्र को भी राज्य सरकारों को भी, क्योंकि रेड कॉरिडोर में आपको याद होगा कई सारे ऐसे राज्य शामिल हैं, उनके कई जिले ऐसे हैं जो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के जब हम बात करते हैं एलडब्ल्यूई उससे बुरी तरह से प्रभावित है और उसी में आ जाता है छत्तीसगढ़ का ये दंतेवाड़ा जिला भी। हमें पता था चुनौती बहुत बड़ी है, वहां पर जिस तरीके से भेजा गया, और आपको याद होगा बहुत पुरानी बात नहीं है, 18 अप्रैल को हमने आपको दिखाया था किस तरीके से कांग्रेस के ही विधायक थे विक्रम मांडविया और उनकी गाड़ी पर अटैक होता है, हमला होता है और उसको लेकर किस तरीके से नाराज नजर आए थे सीएम भूपेश बघेल। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा था कि जब मैंने सीआरपीएफ को ये ताकीद दी थी कि आप रोड ओपनिंग करिए तो वो लोग वहां पर क्यों पहुंचे, सुरक्षा के साथ समझौता कैसे हुआ। जब अपने विधायक पर बात आती है तो फिर किस तरह से गर्माहट नजर आती है शब्दों में, वो तो पूरे देश ने देख लिया। लेकिन हमारे जवान जब इस तरीके से सर्वोच्च बलिदान देते हैं भारत मां के लिए, तो उनके लिए क्यों नहीं एक सुर में इस तरह का आक्रोश निकल के सामने
आता है, ये बड़ा सवाल है। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। छत्तीसगढ़ में बड़ा नक्सली हमला, 11 जवान शहीद। दंतेवाड़ा के अरनपुर में नक्सलियों ने किया आईईडी ब्लास्ट। घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने किया जवानों पर हमला। हमले में डीआरजी के 10 जवान और ड्राइवर शहीद। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। नक्सलियों के खिलाफ हमारी लड़ाई अंतिम चरण में है। नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से की बात। केंद्र सरकार ने दिया हर संभव मदद का भरोसा। कब और कैसे खत्म होगा नक्सलवाद? शहीदों की शहादत का बदला कब? रिएक्ट ही नहीं करते हो यार आप लोग, एकदम ही और पूरा पैनल, मुझे जानकारी मिल रही है कि मेरे साथ मेरा पूरा पैनल इस वक्त मौजूद है। और पैनल में कौन कौन इस वक्त शामिल है ये जल्दी से अपने दर्शकों को बता दूं। ये जानकारी मेरी सहयोगी प्रियंका कौशल मेरे साथ जुड़ी हुई है। वैभव अग्रवाल नेता बीजेपी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। उमाशंकर पांडे प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ है। जनरल AK सिवाच हमारे साथ हैं और साथ ही साथ ब्रजमोहन श्रीवास्तव प्रवक्ता NCP भी मेरे साथ मौजूद है। पूरा पैनल, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, पूरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। जल्दी से सबसे पहले रुक करूंगी प्रियंका कौशल मेरे साथ फोन लाइन पर मेरी सहयोगी मौजूद है। प्रियंका, क्या इवैक्यूएशन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है? क्या शवों को बाहर निकाल लिया गया है? इस वक्त क्या अपडेट हमारे पास? देखिए, चूंकि वो बहुत अंदरूनी इलाका है तो वहां से लगभग सारा रेस्क्यू खत्म होने की कगार पे है, लेकिन अभी वहां चल रहा है रेस्क्यू, क्योंकि वो बहुत अंदरूनी इलाका है। बाहर आते आते भी वक्त लगता है, एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और जंगल का इलाका है। और चूंकि दुर्घटना इतनी बड़ी हो चुकी है, एम्बुश में फंसकर 10 जवान और एक ड्राइवर शहीद हुआ है, तो बहुत धीरे धीरे और बहुत रोड ओपनिंग पार्टी के साथ ही अब ये दस्ता वापस लौटेगा। जो रेस्क्यू करने वहां पहुंची थी, अतिरिक्त पुलिस फोर्स पहुंची थी, मेडिकल टीम पहुंची थी, 5 से 6 एम्बुलेंस पहुंची थी। इन्हें वापस आने में वक्त लगेगा, क्योंकि अब ये उस सड़क से वापस लौटेंगे जहां ऑलरेडी एक खतरा वो फेस कर चुके हैं। इसलिए रोड ओपनिंग पार्टी के साथ धीरे धीरे ये काफिला आगे सरकेगा। रोड ओपनिंग पार्टी रास्ते में उतर के जो जवान होते हैं, बम निरोधक दस्ता उनके पास होता है, वो चेक करते हैं कि आगे कोई और खतरा तो नहीं है, कोई बम तो नहीं है। तो ये धीरे धीरे सारी चीजें होती हैं। और चूंकि बहुत अंदर का इलाका है, दुख की बात शायद यही है, दुख की बात पूरे देश के लिए यही है कि ये जो रोड ओपनिंग पार्टी की बात हो रही है, ये तैयारी पहले क्यों नहीं नजर आई? जब 2-3 दिन से जवान वहां पर फंसे हुए थे, उसके बाद जब ये पिकअप के लिए वहां पर गए थे, तो ये एहतियात तब क्यों नहीं बढ़ता किया और अब क्यों बढ़ता जा रहा है? जब हादसा हो जाता है, हमले हो जाते हैं, उसके बाद ये जो रिएक्टिव अप्रोच होता है, ये कहीं ना कहीं पूरे देश पर भारी पड़ रहा है, हमारे जवानों पर भारी पड़ रहा है। बने रहिए मेरे साथ, पूरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। उमाशंकर पांडे जी का सबसे पहले मैं रुक करूंगी। प्रवक्ता है कांग्रेस के उमाशंकर जी, कहा यही जाता है कि सत्ता में बैठे जो नक्सल सिंपैथाइजर्स हैं, जो लोग जिनके मन में दर्द उठता है नक्सलियों के लिए, कहीं ना कहीं उन्हीं का खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है, और खासतौर पर छत्तीसगढ़ में। आपको लग रहा है तस्वीर बदलेगी?
देखिए कविता जी, सबसे पहले तो मैं शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। देखिए, इसमें बात पक्ष या विपक्ष की नहीं है, ये लड़ाई है देश के खिलाफ और पूरे देश को एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना होगा और पहले से ये लड़ाई लड़ी जाती रही है। ये कोई नई घटना नहीं है कि नक्सलियों ने पहली बार अटैक किया, पहले भी घटनाएं होती रही हैं और लगातार इस पर जो भी सरकारें रही, चाहे इसके पहले रमन सिंह जी की सरकार रही हो या अब कांग्रेस पार्टी की सरकार है, सबने मिलकर नक्सल को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करके उखाड़ फेंकने का काम करने का काम कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी को आपने सुना, वो कह रहे थे कि लड़ाई निर्णायक स्थिति में है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये आज का प्रयास नहीं है, ये पहले से ही चल रहा है। आपने बताया विक्रम मंडावी जी के ऊपर अटैक हुआ, इसके पहले 2009 में इसी बीजापुर में तत्कालीन वन मंत्री विक्रम उसेंडी जी पर भी अटैक हुआ था। ऋषि दंतेवाड़ा में झीरम घाटी में 25 मई 2013 को कांग्रेस पार्टी 2010 में तो आप ही की पार्टी का शेष नेतृत्व ही वहां से सफाया हो गया था। शेष नेता ही वहां पर उन पर हमला हुआ था, वो भी पूरे देश को याद है। 10 साल पहले वही बिल्कुल, मैं भी उसी का जिक्र कर रही हूँ। लेकिन मैं कह रही हूँ ये जो नक्सलियों को लेकर सॉफ्ट अप्रोच और हार्ड अप्रोच की तरफ बात करते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर जो भूपेश बघेल के मन में है नक्सलियों के लिए, उसको आप इनकार नहीं कर सकते। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि इसी का खामियाजा देश भुगत रहा है, खासतौर पर छत्तीसगढ़? बात आ जाने दीजिए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए, ये आप क्यों कह रही हैं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आप बिल्कुल गलत बयानबाजी कर रही हैं। कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, कोई सॉफ्ट अप्रोच नहीं है, बिल्कुल हार्ड अप्रोच है। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने अपने शीर्ष 31 नेताओं को 2013 में इन्हीं नक्सलियों के कारण खोया है। नक्सल अटैक में विद्याचरण शुक्ला, नंद कुमार पटेल जी जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के बड़े नेता शहीद हुए हैं। तो हम नक्सलियों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रख सकते, कोई और रखता हो तो रखे, लेकिन कांग्रेस पार्टी नक्सलियों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कृत संकल्पित है और इसीलिए भूपेश बघेल जी ने कहा कि लड़ाई निर्णायक स्थिति में है। और आप भरोसा रखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से आतंकवाद हो या नक्सलवाद हो, इसके खिलाफ लड़ती रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा बिल्कुल सर, हम तो यही कह रहे हैं कि केंद्र और राज्य को मिलकर काम करना पड़ेगा। वैभव जी को भी मैं इस चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। वैभव जी जल्दी से यहाँ पर आ जाइए, आपको मैं इस चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। बीजेपी प्रवक्ता हैं वैभव जी, आज जो हुआ उसकी निंदा पूरा देश कर रहा है, पूरा देश आक्रोश से भरा हुआ है, लेकिन ये तस्वीर कब बदलेगी? हम देख रहे थे कि सरकार ने जो नई पॉलिसी निकाली थी, उस पॉलिसी में 2015 की जो पॉलिसी थी उसमें नए रेड कॉरिडोर को नए तरीके से उसकी रूपरेखा तैयार की गई थी और उसमें भी यही बातें निकलकर सामने आई थी कि जो नक्सली एरिया इलाके हैं वहां पर विकास पहुंचाना होगा, कनेक्टिविटी पहुंचानी पड़ेगी, वहां पर अस्पताल होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि वहां पर फिर कोई भी आराम से जा सके, क्योंकि वो एकदम कटेर होते हैं। और वहां पर जब इसी तरीके से हमारे जवान, उस तरफ देखिए हमारे जवान वहां पर भी है, अगर इस तरीके से जब जवान वहां पर पहुंचते हैं तो उन पर हमले हो जाते हैं। उस प्रयास को देश के गृह मंत्रालय की तरफ से जो प्रयास था वो कहां तक पहुंचा है, सफल हुआ है? देखिए कविता जी, सबसे पहले मैं 11 जवानों की जो शहादत है उनको मैं नमन करना चाहूँगा और मैं ये बताना चाहूँगा कि ये बदले की भावना है जो केंद्र सरकार की पॉलिसीज़ बनती हैं, जो कि विकास द्वारा प्रायोजित होती हैं, वो कांग्रेस सरकार उसको कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं करती। आपको याद होगा 2019 में बीजेपी के एमएलए और 4 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। आपको याद होगा अभी फरवरी 2023 में बीजेपी के बड़े लीडर हैं सागर साहू, उनका घर के अंदर घुस के मारा गया था। तो क्या हम इसको राजनीतिक हत्याओं से राजनीतिक प्रेरित हत्याएं ना माने तो क्या माने? तो ये तो कांग्रेस की बदले की राजनीति है और कांग्रेस ना खुद विकास करना चाहती है देश में, ना किसी और को करने देना चाहती है। आप कांग्रेस शासित कोई भी प्रदेश ले लें, वहाँ पे अराजकता का माहौल होता है, वहाँ पे विकास नहीं होता है, वहाँ पे सामाजिक तौर पे प्रताड़ना की जाती है। कहीं ना कहीं आप इशारा ये कर रहे हैं कि आपके विधायक को मार डाला जाता है
और जब इनके विधायक पर हमला होता है तो फिर ये देखिए माओवादियों की तरफ से बाकायदा प्रेस नोट जारी करके ये कहा जाता है कि हमारा टारगेट नेता तो बिल्कुल भी नहीं थे। प्रेस नोट बाकायदा भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी पार्टी की तरफ से अप्रैल 2023 में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाए गए कॉर्पोरेटीकरण के बारे में बात हो रही है और अंत में ये भी लिखा हुआ है कि कोई भी नेता हमारा टारगेट नहीं था। तो क्या आपके टारगेट पुलिस थे? और अगर पुलिस के जवान टारगेट थे, ये सवाल मैं पूछूंगी। अभी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ है। सवाल यही है, एक मिनट अगर मेरी बात पूरी हो पाए, तो अगर आपका टारगेट, अगर नक्सलियों के टारगेट ये पुलिस वाले हैं या फिर ये डीआरजी की टीम थी, तो डीआरजी की टीम को भेज कौन रहा है? नेता ही तो भेज रहे हैं, सरकार ही तो भेज रही है। देखिए 2010 से 2017 छत्तीसगढ़ के लिए सबसे खतरनाक टाइम था। आप कोई भी डेटा उठा के देखेंगे। उसके बाद जो भाजपा की सरकार आई थी वहाँ पे बहुत शांति थी। ठीक है, माओवादी घटनाएं फिर भी हुई हैं, लेकिन ये सब चीज़ें सरकार को, चाहे कोई भी सरकार हो, मेरी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे अन्य सरकार हो, मैं ये बोलता हूँ कि देखिए आज की तारीख में ये लाल सलाम, कॉमरेड और ये सब चीज़ें का कोई मायना नहीं रह गया है। आप आज की तारीख में गुजर बसर करने के लिए आपको बिजली चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, सरकार उसकी व्यवस्था करके दे रही है। आप फायदा उठवाइए ना, सामाजिक तौर पे आप डेवलपमेंट करवाइए ना। आप कहाँ इन चीजों में घुस रहे हैं? आप कहाँ बिल्कुल इन चीजों में क्यों घुस रहे हैं? क्योंकि सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हमारे साथ है, रक्षा विशेषज्ञ जनरल AK सिवाज जी भी हमारे साथ है। सिवाज साहब, ये बहुत बड़ी चुनौती है पूरे देश के। अगर देश के भीतर ही इस तरह के लोग शामिल होंगे जो देश को ही खत्म करने के फिराक में होंगे और फिर इनके सिंपैथाइजर्स सत्ता में बैठे होंगे, फिर इन्हें लोकल सपोर्ट भी मिल जाता है। क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरह से आज ये हमला हुआ है, मुखबिरी तो हुई है क्योंकि इतने स्पेसिफिक तरीके से टारगेट किया गया है टीम को। ये बहुत बड़ा खतरा है। हाँ देखो, दो चार बातें हैं, इसमें कोई शक नहीं कि जो माओइस्ट के अगेंस्ट जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो रेड कॉरिडोर में अब काफी कमी आई है। कभी किसी जमाने में आज से 10 साल पहले करीब 300 के करीब डिस्ट्रिक्ट इफेक्टेड थे, जो 7 से 8 स्टेट के, अब वो घट के काफी कम हो गए। और ये सच्चाई है, ये कोऑर्डिनेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट का। और क्योंकि अब हुआ क्या है कि जब से प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट आई है, एक कोऑर्डिनेशन आया है इंट एजेंसीज का, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और आपस में वन अपशिप ने। ये लड़ाई माओइस्ट की हम नहीं लड़ सकते कि एक स्टेट अलग ढंग से जल रहा है, एक दूसरा स्टेट अलग ढंग से, क्योंकि माओइस्ट इस्तेमाल करते हैं जो इलाका है बॉर्डर का, 2-3 स्टेट का जो ट्राई जंक्शन, उसका इस्तेमाल करेंगे। मगर ये सच्चाई है कि 10 साल में बहुत फर्क पड़ा है, काफी कम हुई। उसकी वजह है कि ओवरऑल डेवलपमेंट हुई है, रोड बनी है, वहां पर हॉस्पिटल बने हैं, स्कूल बने हैं, कॉटेज इंडस्ट्री आई है। तो इससे ये जो नक्सल हैं, इनकी बेस कम हुई है। और अब ये जो है इनको हीट फील करे, क्योंकि अब अगले 3-4 साल तक ये नक्सल सारे खत्म हो जाएंगे। अब वो दे आर डाउन बट दे आर नॉट आउट, इसमें कोई शक नहीं। तो ये जो अभी हुआ है इंसिडेंट, हाँ मैं इस चीज को मानता हूँ कहीं न कहीं खामी रही है। यानी आप भी ये मान रहे हैं कि हताशा से भरा हुआ कदम है, अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, डाउन बट नॉट आउट। यानी कि अभी भी हम हैं, अभी भी चुनौती है, और ये चुनौती जो है वो देश के सामने भी है, खासतौर पर राज्य सरकार के सामने भी है। राज्य सरकार के सामने भी है। कांग्रेस प्रवक्ता मेरे साथ लगातार मौजूद हैं। उमाशंकर पांडे जी हमारे साथ हैं। उमाशंकर जी, देखिए गंभीर इल्जाम यहाँ पर वैभव जी ने लगाया। उन्होंने कहा हमारी जब सरकार थी तो हमने तो बहुत मेहनत की, लेकिन उस मेहनत पर पानी फेर दिया है कांग्रेस की सरकार ने। देखिए, मैं उन्हीं को जवाब देना चाह रहा था कविता जी। ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जवानों की शहादत पर राजनीति कर रहे हैं और गिद्धों की तरह नोचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये बदले की कार्रवाई है तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कविता जी कि जब 2009 में इन्हीं की सरकार थी, रमन सिंह सरकार थी, इनके वन मंत्री विक्रम उसेंडी पर नक्सली हमला हुआ था, तो क्या इनके मुख्यमंत्री रमन सिंह अपने वन मंत्री पर अटैक करवा रहे थे बदले की कार्रवाई से? और जब 2013 में झीरम घाटी में, 10 साल में जो काम किया है, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। 2013 में जब झीरम घाटी में हमारे परिवर्तन यात्रा, कांग्रेस पार्टी की परिवर्तन यात्रा पर नक्सली अटैक हुआ था और उसमें हमारे 31 शीर्ष नेतृत्व की जान गई थी, शहादत हुई थी, तो क्या रमन सिंह सरकार जानबूझकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर नक्सली अटैक करवाया था? मैं इनसे पूछना चाहता हूं। 2012 में इन्हीं की यात्रा थी, स्वराज यात्रा थी, उस पर नक्सली अटैक हुआ था, रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, तो क्या रमन सिंह अपने ही लोगों को जब आपकी सरकार थी उस वक्त जब हमले हो रहे थे तो क्या रमन जी करवा रहे थे यही सब? देखिए मैं आपको बताऊं कविता जी,
इनको पता नहीं है, अपने नंबर लेके आने चाहिए इनको। 2010 से 2014 के बीच में 945 घटनाएं हुई हैं माओइस्ट वायलेंस की, और दिसंबर 2018 को मिला के 490 सिविलियंस, 312 सिक्योरिटी पर्सनल और 821 इंसर्जेंट्स किल हुए हैं। तो इनको क्या है, नंबर्स को समझना चाहिए। मैंने ये नहीं बोला कि मेरी सरकार जब थी तो वहां पे इंसिडेंट नहीं हुए, लेकिन मेरी सरकार एक एजेंडा पुश कर रही थी। कितने माओइस्ट ने, मेरी सरकार में करीब 3,500 माओइस्ट ने सरेंडर किया था। अपनी सरकार के भीतर सिंपैथाइजर्स आप ये सोच रहे हैं या बड़ी साजिश का ये छोटा हिस्सा है? सरकार, भाजपा सरकार के जो अच्छे काम है, केंद्र सरकार के जो अच्छे काम है, वो पहुंचने नहीं देना चाहती है, क्योंकि आपको पहुंचने नहीं देना चाह रही है, क्योंकि अगले इलेक्शन में हार जाएंगे। आप देखिए इनके आप इनसे पूछ ले, भूपेश जी ने कितने लोगों को सरेंडर करवाया वहां पे, नहीं हुआ। कितनी घटनाएं बढ़ी हैं वो अपन काउंट कर लेते हैं, मेरे पास नंबर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसको तो काउंटर करने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि समस्या का समाधान कहाँ देख रहे हैं आप? समस्या का समाधान है सत्ता परिवर्तन में देख रहे हैं आप? सत्ता परिवर्तन नहीं देख रहा हूं मैं। आप चलाइए सरकार, कोई दिक्कत नहीं है, जनता ने आपको मैंडेट दे दिया। अगले चुनाव की बात कर रहे हैं। अगले चुनाव जब होंगे तब दोगे, लेकिन जाने तो आज जा रही हैं। आपको ये करना चाहिए कि राजनीति से हटके केंद्र सरकार के साथ समन्वय बना के उसमें जो गुड फैसिलिटीज हैं, जो सारा फोन पर जैसे आज बातचीत हुई है और जिस तरह से सहयोग नजर आ रहा है, ऐसा ही सहयोग हर दिन होना चाहिए। पहले आप जाने चाह रहे हैं, आप स्ट्रक्चर है भाई देश का। हाँ, केंद्र और स्टेट को मिलकर काम करना होगा, मिलके साथ में काम करना चाहिए हमें। उमा शंकर जी बहुत अहम बात कही है, वैभव जी ने देखिए बहुत अहम बात कही है। पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा। आप केंद्र के सहयोग की जरूरत है तो खुलकर मांगिए सहयोग। एडिशनल फोर्स को अभी भेजा गया है, और कोई सहयोग की जरूरत है तो मांगिए सहयोग, लेकिन जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए, वो गलत है। पंजाब में हमने किया ना मिलके साथ काम, अमृतपाल को अभी पकड़ के किया ना, तो केंद्र ने और प्रदेश सरकार ने मिलके साथ काम किया। आक्रोश से भरा देश यही सवाल पूछ रहा है कि कब तक इस तरीके से हमारे देश के जो सपूत हैं वो देंगे देश के लिए सर्वोच्च बलिदान, और ऐसे नक्सलवादियों पर कब होगा फुल एंड फाइनल इनका हिसाब, और इन पर होगा बड़ा हमला अब इन नक्सलियों के ऊपर, ये बड़ा सवाल है। और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार आरसीबी वर्सेस केकेआर, किसमें कितना है दम, देखिए सिर्फ भारत एक्सप्रेस पर।